गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुरेश यादव सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइए, हम लोग चलते हैं आगे ना दोस्तों। तो आप लोग जल्दी जल्दी क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, हम लोग एंजॉय के साथ पढ़ें बिंदास एकदम। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा था नेक्स्ट लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, हमने आभासी शक्ति की बात की थी जो आई थी वी इंटू आई, दोनों आरएमएस वैल्यू का गुणनफल। उसके बाद हमने किसकी बात की थी, वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति क्या आई थी, W बराबर वी आई कॉस फाई, शक्ति गुणक का उसमें गुणा कर दिया गया आभासी शक्ति में, तो हमारा क्या है वास्तविक शक्ति आ गई थी। आज हम लोग बात करेंगे किसकी, रिएक्टिव पावर, जिसको बोलते हैं प्रतिघाती शक्ति या प्रतिकारक शक्ति ना, इसको बोलते हैं क्या, प्रतिकारक शक्ति। समझना दोस्तों, प्रतिकारक शक्ति जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रिएक्टिव पावर। अगर आपसे बात कीजिए रिएक्टिव पावर क्या होती है, तो कुछ नहीं होता है, होता क्या है, जो आभासी शक्ति होती है, आभासी शक्ति में जो क्वाड्रेचर एक्सिस में साइन आता है, आभासी शक्ति में अगर साइन फाई का गुणा कर दिया जाए तो हमारी जो पावर आएगी वो क्या आएगी, रिएक्टिव पावर या प्रतिकारक शक्ति। अब ये हमारा क्या होता है, वी या आई आर एम एस वैल्यू है इंटू साइन फाई। क्लियर दोस्तों, यही हमारी क्या कहलाती है, प्रतिकारक शक्ति या फिर रिएक्टिव पावर। क्लियर दोस्तों, ये हमारी रिएक्टिव पावर की बात हो गई। और रिएक्टिव पावर में हम लोग एक छोटा सा फार्मूला ड्राइव करेंगे, चूँकि हमें वास्तविक पता चल गया, आभासी पता चल गया, रिएक्टिव पावर पता चल गया, तो हम लोग एक फार्मूला डिजाइन करेंगे। आप लोग इसको देखिए, अगर इसका आपसे मात्रक पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे, KVAR। क्लियर दोस्तों, ये क्या है, इसका मात्रक है, इसका रिएक्टिव पावर का, एक्टिव का हो गया था वाट। क्लियर दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं छोटे छोटे फार्मूले इनके देखते हैं और क्या क्या आएंगे। अब देखो, आपको समझना है, एक छोटा सा पॉइंट हम लोग लेंगे और बेहतरीन आपको बताएंगे, एकदम ज़बरदस्त। क्लियर, देखो हम इसके बारे में हमने मान लिया, हमारी जो वास्तविक पावर आई थी, बता आप लोग बताना कहाँ पे आई थी, इस बेस पे आई थी। ठीक, इस बेस पे आई थी, उसको हमने क्या बोला था, किलोवाट। जहाँ पे आपको ना समझ में आए बताना, वास्तविक पावर हमेशा बेस पे आती है और उसका मात्रक क्या था, किलोवाट था कि नहीं। उसके बाद हमारी क्या आई थी, लंबवत। ये कौन सी शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति बेस पे आती है, ये कौन सी आएगी, KVAR। कौन सी पावर आएगी, प्रतिकारक शक्ति, जिसका मात्रक क्या आया, KVAR। क्लियर दोस्तों, और इसको अगर मिला दिया जाए तो आप लोग बताइए क्या आएगा, वास्तविक शक्ति, रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर इक्वल टू आभासी पावर, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, KVA। और इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही क्या कहलाएगा, फाई। यहाँ तक दोस्तों समझ में आया कि नहीं, बहुत आराम समझना कि वास्तविक पावर हमेशा बेस पे होती है, लंबवत हमारी रिएक्टिव पावर आएगी, और रिएक्टिव पावर और वास्तविक पावर का जो आएगा सदिश हो क्या आएगा, KVA। कौन सी पावर, आभासी पावर। क्लियर दोस्तों, अब बात किया जाए KVA बराबर क्या होगा, आप लोग बताइए। KVA ये क्या है, कण है, स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, किलोवाट वास्तविक ये स्क्वायर प्लस KVAR स्क्वायर, होगा कि नहीं, आप लोग बताइए, ये होगा ना। अब अगर KVA का मान आपको डिसाइड करना है तो आप लोग बताइए KVA बराबर क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा क्या, KW का स्क्वायर धन KVAR का होल स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं दोस्तों, एकदम आ जाएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा। इतना समझ में आया, कमेंट करके बताइए कैसे आया, समझ में आया। अगर आपसे पूछा जाए KW बराबर क्या होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि जब तक आप KW का मान नहीं निकाल पाओगे तब तक KVA कैसे निकलेगा। अगर पूछा जाए KW बराबर क्या होगा तो आप लोग बताइए, इसका इस पे प्रोजेक्शन ले लो तो क्या आ जाएगा, KVA cos फाई। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, KW बराबर KVA cos फाई। इसका मतलब ये कॉस पे ही किलोवाट डिपेंड कर रहा है। अगर कॉस ये पावर फैक्टर 1 हो जाता है तो KVA किलोवाट बराबर हो जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में होती है। अगर पावर फैक्टर 1 हो गया सर्किट का, लोड जो लगा हुआ है, तो जितने KVA का ट्रांसफार्मर है उतना किलोवाट लोड डाल सकते हो। बट अगर पावर फैक्टर आपका लो हो गया तो क्या होगा, किलोवाट की क्षमता घट जाएगी। 25 केवी का ट्रांसफार्मर है तो 25 केवी का ट्रांसफार्मर है, 25 किलोवाट लोड डाल दोगे ट्रांसफार्मर तुरंत जल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो पावर फैक्टर है वो 1 नहीं है ना।
अगर पावर फैक्टर घट जाएगा तो उसके लोड कम डालना पड़ेगा आपको उसके अकॉर्डिंग। और हम जानते हैं कि हमारा जो भी लोड होता है वो हमें मैक्सिमम क्या होता है, इंडक्टिव होता है, और इंडक्टिव लोड होगा तो पावर फैक्टर ऑब्वियसली कम होगा ना, एक से कम ही होगा। तो इसीलिए जितने केवी का ट्रांसफार्मर होता है उसकी अपेक्षा हम लोग कम ही लोड डालते हैं ना। ज़्यादा लगा दोगे तो तुरंत ट्रांसफार्मर जल जाएगा, चूँकि पावर फैक्टर हमारा बहुत पुअर होता है। चूँकि हम लोग बहुत लोकल सामान भी ला के लगा लेते हैं ना इलेक्ट्रिक का, जितने ज़्यादा लोकल लेकर आओगे स्टार उसकी, जब से 3 स्टार 4 स्टार की एसी उसी सब आती है ना, इसीलिए आती है कि उसका पावर फैक्टर ख़राब होगा। जिसका पावर फैक्टर ख़राब होगा उसका पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, वो ऊर्जा भी ज़्यादा करेगा, तो आपको बाद में यूनिट का बिल ज़्यादा आएगा, चूँकि आपका पावर फैक्टर ख़राब है। क्लियर? तो ये डिपेंड करता है आपका इस पे। अब इसमें अगर हम लोग बात कर लें kVAR बराबर ना, इसकी तो वैल्यू निकालना है kVAR, तो अब आप लोग बताओ क्या होगा, इसका भी तैयार वही होगा kVA, अब की बार लंबावत है तो क्या हो जाएगा साइन फाई। क्लियर? इसका मतलब जो वास्तविक शक्ति है वो उसका मान कॉस पे डिपेंड करता है, जो हमारी रिएक्टिव पावर है वो साइन पे डिपेंड कर रही है। kVA इंटू साइन फाई, ये kVA इंटू कॉस फाई, ये फार्मूला आपको याद रखना, KW बराबर kVA। अगर आपसे पूछ ले किलोवाट और kVA में क्या संबंध है तो KW बराबर kVA कॉस फाई। अगर पूछ लेगी कि आपका रिएक्टिव पावर और kVA में क्या संबंध है तो kVAR बराबर kVA साइन फाई। क्लियर दोस्तों? जरा सा अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग जरूर बताना कमेंट करके, चूँकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ तक हो गया समझ में बात, हम लोग आगे चलें। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। क्लियर? तो इसको मिटाते हैं हो गया। अब चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं, अब ये तो हमारा हो गया, छोटी छोटी जो परिभाषाएं थी ये हो गई ख़त्म। अब हम लोग बात करेंगे पावर फैक्टर की ना, क्योंकि हम बार बार पावर फैक्टर बात कर रहे हैं, अभी अपने पावर फैक्टर आपको बताया नहीं, तो हम लोग पावर फैक्टर पे बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, शक्ति गुणक। क्या बोलते हैं? शक्ति गुणक, इंग्लिश में पावर फैक्टर। तो असल में पावर फैक्टर होता क्या है? पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है, करंट और वोल्टेज के बीच की कोण की कोज्या। ठीक है? अगर जैसे कोज्या मतलब पहली परिभाषा देखो क्या बनती है, कि धारा तथा वोल्टेज के बीच के कोण की कोज्या, कोज्या को शक्ति गुणक कहते हैं। क्लियर? शक्ति गुणक कहते हैं, पहली परिभाषा ये बनी। अब कैसे कहते हैं देखो, ये हमारा अगर मान लो कि ये वोल्टेज है, ये करंट है ना, ये करंट और वोल्टेज का जो कोण होता है का जो कोज्या, कोज्या का मतलब कॉस ना, कोज्या का मतलब क्या होता है कॉस, कोसाइन। तो करंट और वोल्टेज का कोण फाई है, इसका कोसाइन ले लोगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। पहली परिभाषा ये बनी ना, करंट और वोल्टेज के बीच का कोण का कोसाइन मतलब कोज्या को ही पावर फैक्टर या शक्ति गुणक कहते हैं। क्लियर दोस्तों? ये समझ में आ गया? अब देखो इसकी दूसरी परिभाषा क्या बनी। दूसरी परिभाषा ये बनी, प्रतिरोध तथा, एक एक परिभाषा आपको याद रखना है, प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा के अनुपात को, प्रतिबाधा के अनुपात को शक्ति गुणक कहते हैं या पावर फैक्टर, शक्ति गुणक कहते हैं। आप लोग नोट करते चलना, जिसको नहीं पता है बहुत अच्छे से। ठीक है? क्या हो गया, प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब R और प्रतिबाधा मतलब Z के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। आपको आएगा शक्ति गुणक का सूत्र कौन सा सही है, तो पेपर में रहेगा R/Z, Z/R, Z इंटू R, R²/Z, कुछ भी आएगा तो आपको R/Z याद रखना है, यही पेपर में आता है ना, कि शक्ति गुणक का जो हमारे सूत्र होता है क्या होता है, तो R/Z होता है। क्लियर दोस्तों? समझ में आया कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइए। ये हमारे इसकी दो फार्मूले हो गए। अब तीसरी बात कर लेते हैं हम लोग पावर फैक्टर की ना, तीसरी परिभाषा हम लोग बात कर लेते हैं पावर फैक्टर। ठीक है? अब तीसरी परिभाषा इसकी क्या बनेगी कि वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति
के अनुपात को क्या कहते हैं? शक्ति गुणक कहते हैं, शक्ति गुणक कहते हैं। क्लियर दोस्तों? शक्ति गुणक कहते हैं। अब देखो शक्ति गुणक कहते हैं तो देखो हमारा वास्तविक शक्ति क्या होती है? वी आई कॉस फाई, अभी हमने आपको पढ़ाया है वी आई कॉस फाई। आभासी शक्ति क्या होती है? बी इंटू आई। देखो ये कट जाएगा, क्या आ गया? कॉस फाई आ गया कि नहीं? आप लोग बताइए, कमेंट करें, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति का अनुपात क्या आया? वी आई वास्तविक शक्ति वी आई कॉस फाई होता, हमने पीछे पढ़ाया हुआ है जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में। आभासी शक्ति क्या होती है? बी इंटू आई, और दोनों का अनुपात जो होता है क्या कहलाता है? कॉस फाई। अब यही हमारा क्या हुआ? पावर फैक्टर। तो आपको समझ में आया कि नहीं? पावर फैक्टर देखो क्या हुआ, पहला हुआ कि करंट और वोल्टेज के बीच के कोण का कोसाइन ना, करंट और वोल्टेज के बीच के कोण का कोसाइन जो होता है अर्थात कॉस जो होता है वही क्या कहलाता है? पावर फैक्टर कहलाता है। दूसरी परिभाषा ये बनी, प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं। और तीसरी परिभाषा हमारी क्या बनी कि वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का जो अनुपात होगा वह क्या कहलाएगा? शक्ति गुणक या पावर फैक्टर कहलाता है। क्लियर दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं ना। तो अगर इस समझ में आ गया तो आपका इसका फर्स्ट जो हमने लिखाया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। क्लियर दोस्तों? चलिए हो गया। चलो अब इसको हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इसी पावर फैक्टर में। देखो अब पावर फैक्टर की बात हुई तो हमने आपको बता दिया है पावर फैक्टर में जो हमारा शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होगा उसका पावर फैक्टर क्या होगा? 1 होगा ना। और शुद्ध कैपेसिटिव होगा या शुद्ध इंडक्टिव होगा, मतलब शुद्ध प्रेरकत्व होगा या शुद्ध संधारित्र होगा, इन दोनों का जो पावर फैक्टर आता है क्या आता है? 0 आता है। बट आपको ये ध्यान रखना कहेगा कि 0 लीडिंग किसका होता है? 0 होता है, उसके साथ लीडिंग किसका होता है? तो कह देना कैपेसिटिव का। अगर पूछेगा 0 लैगिंग किसका होता है तो इंडक्टिव का या प्रेरकत्व का। शुद्ध प्रेरकत्व का जो होता है 0 होता है प्लस लैगिंग होता है। क्लियर? तो ये समझ में आ गया इतना। तो हम लोग अब आगे बात करेंगे RLC। RL श्रेणी परिपथ हमने पढ़ लिया है, हमने इस सारा पावर फैक्टर सब बता दिया। अब हम लोग चलते हैं RC श्रेणी परिपथ ना। श्रेणी क्रम में अगली हेडिंग डालो, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध तथा संधारित्र, यही तो हो सकता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध तथा संधारित्र, तो इंग्लिश में क्या लिखना है? रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर इन सीरीज सर्किट। ठीक है, ये क्या है? रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज सर्किट। मतलब जब हमारा प्रतिरोध और संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे उस कंडीशन में हमारा सर्किट कैसा बिहेव करेगा, उसका धारा किधर जाएगी, वोल्टेज किधर जाएगा, उसका एंगल क्या बनेगा, हम लोग एक एक बातों पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देखिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध तथा संधारित्र है तो फिगर बना लो। ये हमारा क्या है? प्रतिरोध, ये हमारा क्या है? संधारित्र। देखो दोनों श्रेणी क्रम में है, एकदम अच्छे से समझना। थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। अब इसमें वोल्टेज अप्लाई कर दो यहाँ पे। अब वोल्टेज भी बराबर क्या हो जाएगा? Vm sin ओमेगा टी। ये तो स्टैंडर्ड वोल्टेज है, आपको रट गया होगा बार बार आते आते ना। अब इसमें हमने क्या किया? I धारा अप्लाई की। और ये हमारा क्या है? रेजिस्टेंस। ये हमारा क्या है? C। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप, अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की बात करेगा तो आप लोग बताओगे BR। क्लियर दोस्तों? क्या बताओगे? BR। और बात किया जाए कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप की बात या संधारित्र के अक्रॉस तो बताओगे BC ना। ये हो गया। अब बताओ यहाँ पे अगर इसका हम लोग फेजर खींचे अलग इसका, अब इसमें बताओ पूरे परिपथ में क्या होगा? सीरीज में है तो पूरे परिपथ में धारा समान होगी, अब वोल्टेज अलग अलग होगा ही।
हमने दिखा दिया। अब इसका अगर फेजर सिर्फ बात करें इसकी, तो इसका फेजर यार धारा ये है, तो वोल्टेज पर इसका वोल्टेज कहाँ होगा भी यार, उसी के फेज में होगा जो ड्रॉप होगा। और इसकी अगर बात करा जाए इस परिपथ की, तो इस परिपथ में अगर हमारी धारा यहाँ पे है, तो आप लोग बता सकते हो वोल्टेज कहाँ पे होगा, बता सकते हो? ऐसे खींच दो, नहीं तो ऐसे खींच दो। अगर हमारा इस परिपथ में वोल्टेज यहाँ है तो धारा कहाँ होगी, यहाँ होगी। भाई कैपेसिटी पे धारा लीड नहीं करेगी ना एंटियंस, एकदम कमेंट करके बताना, लीड करेगी ना वोल्टेज से धारा 90 अंश ना। अब यहाँ पे आई लिखो चाहे आई सी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, चूँकि धारा क्या है सेम है। क्लियर? अब अगर आपको ये कन्फ्यूजन कर रहा है तो आप ऐसे भी बना सकते हो कि हमने धारा को बेस लिया है और इसका जो वोल्टेज है वो किधर दिखा दो, नीचे दिखा दो। कोई दिक्कत है भाई? वोल्टेज को पीछे ही तो दिखाना है बस, सही दोनों है। चूँकि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हमने घुमाया, ऐसे घुमाओगे तब भी तुम्हें लगेगा वोल्टेज पीछे, ऐसे घुमाओगे तब भी तुम्हें लगेगा वोल्टेज पीछे है 90 अंश। तो फेजर में गलती नहीं, बस आपको एंटी क्लॉकवाइज हमने बता दिया। एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, कभी भी ये गलत नहीं होगा। क्लियर दोस्तों? ये इतना समझ में आ गया। अब इसको हम मिटा देते हैं, एक से समझ लेना अपने आप, ठीक है? अब इसका हम लोग त्रिभुज वाला, देखो त्रिभुज वाला आपको बहुत ध्यान से समझना है सबको, नहीं तो कंफ्यूज होने लगते हो आप लोग। ठीक, अब देखो त्रिभुज वाले की हम लोग बात करें तो त्रिभुज वाले में क्या आएगा, देखो हमने बेस क्या लिया, आप लोग बताइए क्या लें? धारा लेंगे ना, चूँकि पूरे परिपथ में धारा समान है। पूरे परिपथ में अगर धारा समान है तो हम लोग धारा ही तो लेंगे। अब देखो, अब ये धारा समान है, उसी दिशा में रेजिस्टेंस है, उसमें ड्रॉप जो बी आर होगा उसी के फेज में होगा कि नहीं, आप लोग बताना। बी आर उसी के फेज में होगा। अब आप लोग ये बताइए कि जो इसमें ड्रॉप होगा वो क्या होगा, बी सी होगा। ये किधर जाएगा आपको बताना है, बी सी ड्रॉप किधर होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे? तो आप लोग बहुत आराम से प्यार से बताओगे किधर जाएगा, नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? और माइनस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि धारा यार, ये भी तो हमें ध्यान में रखना है कि धारा क्या हो, वोल्टेज से लीड करे। नहीं ऊपर कर दोगे तो धारा क्या होगी, पीछे हो जाएगी, फेजर गलत हो जाएगा ना। आपको हर पीछे, इसीलिए का पीछे वाला जो पहली बार वीडियो में जुड़ रहे हैं वो शुद्ध वाला जो तीनों हमने लेक्चर लिया है इसी का, पहले से जाकर देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे कहाँ लीड हो रहा है, कब लैग हो रहा है, और बहुत कन्फ्यूजन बनेगा। कन्फ्यूजन नहीं बनाना है, एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। तो इतना बात समझ में आई कैसे हुआ? यहाँ देखो कैपेसिटिव की जब बात हुई तो कैपेसिटिव आपको जब धारा हमने बेस ले लिया है तो आपको कॉन्सेप्ट यही रखना है कि हमें वोल्टेज रेजिस्टेंस में वोल्टेज धारा से 90 अंश पीछे होता है, और पीछे होने का मतलब, और फेजर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऊपर बना दोगे तो वोल्टेज आगे हो जाएगा ना, नीचे बनाओ। अब देखो यहाँ से देखोगे तो क्या है, धारा आगे है ना 90 अंश वोल्टेज से। अब आप लोग बताओ यार, बी आर और बी सी इक्वल टू क्या है, देखो बी आर बी सी इक्वल टू बी है कि नहीं? बस अब तो आपका काम हो गया, इसको इसे मिला दो, ये क्या मिल गया, बी ना। अब इस नेगेटिव से डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसने डायरेक्शन बताया ना कि ये नेगेटिव है। क्लियर? तो अब देखो, अब इसको लिख लो ए बी ओ, बन गया। किसको नहीं सब, अगर देखो अगर इसको और करना चाहो ना तो ऐसे भी कर सकते, डॉटेड करके ऐसे मिला दो। अब क्या है, अब ये भी बी आर तो है, ये बी सी है, कोई दिक्कत है? अब देखो नाउ अब त्रिभुज ए ओ बी में सब लोग देखना है, इसमें एकदम बहुत अच्छे से देखना है आपको। ए ओ बी में बताओ आप लोग, ओ बी बराबर क्या होगा? ओ बी बराबर ओ ए स्क्वायर धन ए बी स्क्वायर। किसी कोई कन्फ्यूजन? आप लोग कमेंट करें। कोई कन्फ्यूजन नहीं, बस यही इतना समझना है। जहाँ यहाँ तक अगर समझ गए, समझ लो अब तो सोल्यूशन सिर्फ करना, मैथमेटिक्स यूज करना है, कुछ करना ही नहीं है। तो ओ बी बराबर बताओ आप लोग क्या है, बी स्क्वायर। ओ ए बराबर बी आर स्क्वायर, और ये बी सी स्क्वायर। क्लियर दोस्तों? अब बी आर बराबर अंडर रूट, ये बी आर बराबर क्या हो जाएगा, आई आर, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी बराबर आई इंटू एक्स सी आता है। ठीक है, सी नहीं आएगा, एक्स सी आएगा, चूँकि रजिस्टेंस लेना होता है। ये हो गया। अब बताओ, जो वर्ग में से इसको धारा के दोनों हटाओगे तो ये वर्ग हो जाएगी कि नहीं, दोनों वर्ग होके बाहर आ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, बी बराबर आई अंडर रूट आर स्क्वायर धन एक्स सी का होल स्क्वायर। अब ये इधर चला जाएगा तो बी अपान आई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर धन एक्स सी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों? अब बी अपान आई बराबर बताओ दोस्तों क्या होगा, बी अपान आई बराबर जेड, और जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर धन
एक्सी का होल स्क्वायर। बी अपान आई बराबर आर होता है, हमने बताया था एसी में बी अपान आई बराबर जेड होता है। तो जेड बराबर हमारा क्या आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। आप लोग यार जो उसने रटा होगा यही तो रटे होगे यार, आर सी सीरीज परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। दोस्तों आप लोग बताइए कहाँ पे इसमें कन्फ्यूजन है, बहुत सिंपल सा सर्किट था ना। तो ये हमारी क्या है, प्रतिबाधा निकल गई। प्रतिबाधा देखो, और प्रतिबाधा कुछ भी नहीं होता है। प्रतिबाधा क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं जो एसी सर्किट होती है उसमें जो हमारे इलेक्ट्रिकल के पैरामीटर यूज होते हैं वो RLC होते हैं। जो तीनों का सम्मिलित योग आता है या दो का सम्मिलित योग आता है वही प्रतिबाधा होती है ना। जैसा भी आए हम लोग चाहे सदिश निकाल के जिस रूप में भी निकालें, जो जेड का मान आएगा RC के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व होके आएगा, और जो टोटल इसका मान होगा वही प्रतिबाधा कहलाएगा ना। सम्मिलित योग या सम्मिलित सदिश जो होगा वही हमारी क्या होगी, प्रतिबाधा होगी। ये तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। क्लियर दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आ गया आपको हमारा ये जो हमने समझाया आपको कैसा लगा, अगर आप लोग को समझ में आया तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर समझ में आया तभी करिएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम लोग जुड़े। आप लोग देखने के बाद जब वीडियो ख़त्म हो जाए लाइव उसके बाद आप लोग शेयर कर दिया करिए, जिससे और लोग जुड़ें, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा दें इसको, ठीक। अगर अच्छा एक बात इसमें और आपको बता देते हैं, जैसे आपसे कोई पूछ लिया, जैसे हमने कल RL परिपथ पढ़ाया था, जैसे आपसे कोई पूछ ले RL परिपथ का सर्किट का नेचर कैसा होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे। RL परिपथ का जो सर्किट का नेचर होगा वो कैसा होगा, लैगिंग होगा, पश्चगामी होगा। बट अगर आपसे पूछा जाए RC परिपथ के सर्किट का नेचर कैसा होगा तो आप लोग क्या बताओगे, तो आप लोग बताओगे क्या होगा, लीडिंग होगा ना। सही कह रहे हैं ना दोस्तों, लीडिंग होगा ना, इस सर्किट का नेचर लीड करेगा। मगर हमारा जो RL परिपथ था वो कैसा होता, लैगिंग होता। क्लियर दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट हो गया है, हम लोग चलते हैं आगे। क्लियर, चलो अब इसमें हम लोग कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। क्लियर, इस सर्किट में हम लोग कुछ पॉइंट और देख लेते हैं, क्या क्या इसमें और निकाला जा सकता है। अगर इसकी बात करें, ये जो हमने फेजर खींचा था ये वाला, आप लोग इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये फाई है। अब यहाँ अगर पूछा जाए आपका R बराबर क्या होगा, तो BR अपान आई होगा। क्लियर दोस्तों, अगर यहाँ पूछा जाए आपसे XC बराबर क्या होगा, तो BC अपान आई होगा ना। इसी प्रकार यहाँ अगर Z बराबर पूछा जाए तो क्या बताओगे, B अपान आई होगा। क्लियर, अब यहाँ से अगर आपको पावर फैक्टर निकालना है ना, पावर फैक्टर निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, पावर फैक्टर निकालने के लिए cos फाई, तो cos फाई बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। आधार क्या है, R आ गया, और कण क्या है, Z। तो R/Z आ गया कि नहीं, आधार बटे कण में। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब इसको लिख सकते हो cos फाई बराबर R का, तो R रहेगा, Z का मान क्या है, Z का मान अभी हमने निकाला R स्क्वायर धन XC का होल स्क्वायर। ये हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ये मान निकल सकता है। क्लियर दोस्तों, अब यहाँ से आप tan का मान भी निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए tan फाई बराबर, तो ये तो नेगेटिव है, तो tan फाई बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो XC अपान R। कोई दिक्कत तो ये हमारा मान ये हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। समझ में आ गया होगा ना, बहुत सिंपल सा था। अच्छा, आप लोग से अगर एक बात हम और पूछें इसमें, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, हम बताते हैं फिर। हो गया, देखो एक बात हम आपसे और इसमें पूछते हैं कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इसमें अगर B बराबर Bm साइन ओमेगा टी है, या ओमेगा टी है, ये वोल्टेज का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो आपसे पूछेगा धारा का इक्वेशन क्या होगा, तो आप लोग क्या बताओगे, बताइए आप लोग क्या बताओगे। तब आप लोग को बताना है I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस क्या होगा, फाई होगा। कभी मत कहना कि 90 होगा ना, कभी भी। अब हमारा चूंकि कोण क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। पूरा जो हमने सर्किट खींचा था त्रिभुज, उसमें क्या आया था, फाई। इसीलिए धारा लीड तो करेगी, मगर कितना लीड करेगी, फाई है, कोण अभी निश्चित नहीं है, ठीक। इसी प्रकार हमने इंडक्टिव में शायद नहीं बताया था, इंडक्टिव सर्किट के लिए अगर बताया जाए तो B बराबर अगर Bm साइन ओमेगा टी था, अगर धारा की बात करेगा तो I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस फाई। क्लियर,
तभी पता चलेगा धारा हमारी लैग कर रही है वोल्टेज से, कितना लैग कर रही है 5 अंश, और 5 अंश भी क्लियर नहीं है। जब तक आप उसका कुछ फार्मूला कुछ वैल्यू नहीं बताओगे और सबकी हम लोग डिफाइन नहीं कर पाए, मगर आपको ये सूत्र सब याद होना चाहिए, नहीं तो कह देगा एक आरएल परिपथ है जिसमें वोल्टेज का इक्वेशन ये है, धारा का मान बताओ। अब आप बता ही नहीं पा रहे हो, कह देगा धारा का समीकरण ये है, वोल्टेज का बताओ, तो वो भी नहीं बता पाओगे। तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। बस आपको कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि कॉन्सेप्ट से कि कितना अंश कौन सा लीड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग चाहे जो ये दे के ये पूछ ले, चाहे ये दे के ये पूछ ले, आप लोग सारा मान बहुत आराम से इंजॉय के साथ बता देंगे। क्लियर दोस्तों? तो आपको ये समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ें आपको जो बताई गई समझ में आई कि नहीं? आ गई। अब देखो इसको मिटाते हैं हम लोग, चलते हैं इसकी शक्ति पे ना। अगर इसकी पावर की बात करें ना, पावर जिसको बोलते हैं शक्ति, तो इसकी जो शक्ति होगी वो क्या होगी, P बराबर BI cos फाई। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, P बराबर BI cos फाई होगी। चूँकि एंगल क्या है दोनों के बीच का फाई ही है, तो ये एंगल डिसाइड नहीं कितना है, तो P B तो रहेगा और फाई जो है फाई ही रहेगा, जब तक आपको कोई वैल्यू दी नहीं है। जो वैल्यू देगा, जो न्यूमेरिकल लेंगे हम, वैल्यू लेंगे तो हम आपको सॉल्व करवा देंगे कि कैसे निकल के आता है। तो आपको ये RC सीरीज परिपथ समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताइए आप लोग दोस्तों। तो देखो ये हमारा हो गया ख़त्म। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो RLC सीरीज परिपथ ना। RLC सीरीज परिपथ, अभी तक हमने दो का कंबाइंड पढ़ा, अब हम तीनों को मिलाएंगे। और जब हम तीनों को मिलाएंगे तब हम देखेंगे सर्किट का नेचर कैसा होगा। चूँकि अब आप अगर आपसे कोई पूछ ले कि RLC सीरीज परिपथ का नेचर कैसा है, लीडिंग, लैगिंग, यूनिटी, तो आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे कि ये है कैसा। अभी जब तक आपको हम कुछ XC और XL के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, तब तक अगर कोई पूछे आपसे RLC सीरीज परिपथ का नेचर कैसा है, तो आपको कुछ भी नहीं बता पाएंगे। जो बताएंगे वो गलत ही बताएंगे ना। जब तक आपको ये नहीं बताएगा कोई कि XL इज़ ग्रेटर दैन XC या XC इज़ लेस दैन XL, जो भी बताए कोई एक चीज़ आपको डिफाइन करके वो देगा। जब वो आपको डिफाइन करके देगा तभी आप सर्किट का नेचर पता कर सकते हो, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा, शुरू में नहीं क्लियर होगा ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है एकदम कॉन्सेप्ट। वहीं पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन RLC सीरीज से ही बनेगा। क्लियर? और चूँकि वहीं पे अनुनाद होगा तो वहाँ पे हर चीज़, उसकी प्रतिबाधा, उसकी धारा, उसका पावर फैक्टर, एंगल, उस सर्किट का नेचर, सब कुछ बदल जाएगा। एक एक पॉइंट बदल जाएंगे और हम लोग एक एक पॉइंट को प्रूफ करके देखेंगे कैसे बदल रहे हैं। बस क्या है, आपको वीडियो में पर डे लाइव आना है, मज़ा ऐसे आता रहेगा। क्लियर दोस्तों? तो आपको ये हमारा जो वीडियो है कैसा लग रहा है यार, ऐसी मज़ा आ रहा है कि नहीं? अगर मज़ा आ रहा हो तो कमेंट करके बताइए आप लोग ना। आप लोग हर वीडियो में अपना व्यू ज़रूर रखा करो कि हाँ अच्छा लगा, क्या लगा, कैसे लगा ना, जिससे और अच्छा लगे। एकदम क्लियर, मतलब कहीं पे कन्फ्यूजन नहीं लेना, AC को रटना नहीं है। क्लियर दोस्तों? चलिए ठीक है, तो आज के लिए हमारा क्या है, लेक्चर इतने पे समाप्त होता है। इसके आगे जो हमारा होगा नेक्स्ट लेक्चर में होगा, जब हम लोग पढ़ेंगे RLC श्रेणी परिपथ। ठीक, उसके बाद समांतर, अनुनाद सब पढ़ेंगे, ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।